जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। सबसे बड़ी खबर के साथ एक बार फिर सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर बुलाई है हाई पावर्ड कमेटी की बैठक। बताएंगे इसमें किस बात पर चर्चा की गई है दोस्तों, और कौन कौन से नेता मौजूद रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश में बीजेपी में खुलकर गुटबाजी सामने आ गई है दोस्तों। इसी के साथ में देश भर के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को लेकर किए गए अभद्र टिप्पणी पर जोरदार प्रदर्शन किया है। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की राजस्थान में जमकर हो रही है किरकिरी। बताएंगे आपको बीजेपी के प्रचार में कांग्रेस पार्टी के नेता की तस्वीर लगाए जाने को लेकर जबरदस्त निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी, और गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है दोस्तों। वहीं पर राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह कराने जा रही है जातीय आधारित जनगणना। बताएंगे मुख्यमंत्री की ओर से क्या जानकारी दी गई है। साथ साथ मणिपुर को लेकर गवर्नर की टिप्पणी ने उठाए हैं बड़े सवाल। क्या बीजेपी सरकार को लेकर उठाए गए सवाल, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और क्या शिवराज सिंह चौहान ने अब मोदी के खिलाफ ही खोल दिया है मोर्चा। बताएंगे आपको जनता से उन्होंने पूछा है एक ऐसा सवाल जिस पर उठे हैं कई सारे सवाल। और एनडीए गठबंधन की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बाहर जाने के बाद अब तीसरी पार्टी भी बीजेपी के एनडीए गठबंधन से टाटा बाय बाय कह सकती है। बताएंगे आपको इंडिया गठबंधन के बड़े नेता से लगातार संपर्क में है एनडीए की पार्टी का नेता। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश परिवर्तन की यात्रा के लिए निकल चुका है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में एमपी में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा की गई है दोस्तों। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 140 नामों पर चर्चा की गई है। इस दौरान मध्य प्रदेश के पीसीसी के चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और सीईसी के मेंबर ओमकार सिंह मरकाम भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने 80 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया है। इसके बाद अलग से 60 और नए नाम पर चर्चा की गई है दोस्तों। इसी के साथ में देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन में जगह जगह रैली हुई है। दरअसल राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। असल में भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें राहुल गांधी के 10 तीर दिखाए गए थे। लिखा था कि भारत के लिए खतरा है। पोस्टर के अंत में मोटे मोटे अक्षरों में कांग्रेस पार्टी को लेकर बेतुकी बातें लिखी गई थी, जिसका जवाब देते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पहले राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के हेड और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज कराया है, तो दूसरी ओर जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया है जोरदार प्रदर्शन दोस्तों। जम्मू कश्मीर में इस मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किए हैं। पूर्व मंत्री योगेश साहनी की मौजूदगी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ में दिल्ली से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए हैं। वहीं पर दोस्तों इंदौर में बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी में बगावत की आग इतनी ज्यादा भड़क गई है कि भाजपा के तीसरी सूची जारी होते ही बीजेपी के इंदौर में कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जबरेश्वर सेना के समर्थक आपस में भिड़ गए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है राजेंद्र चौधरी जो अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है और बीजेपी के द्वारा बनाए गए प्रत्याशी यानी मनोज पटेल का जोरदार विरोध किया है। बड़ी बात यह रही है दोस्तों कि बीजेपी के नेता राजेंद्र चौधरी के जितने भी समर्थक विरोध कर रहे थे उसमें कांग्रेस पार्टी के एक नेता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, जिसके बाद बीजेपी के लोगों का आरोप है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग टिकट बंटवारे के बाद पार्टी में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी में फूट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर ब्लेम डालकर बीजेपी बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितना बच पाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी ज्यादा अंतर कलह है और बीजेपी में नेता सुविधा की पॉलिटिक्स करते हैं, इतनी ज्यादा सुविधा की पॉलिटिक्स करते हैं कि उनको अपने नेताओं के चेहरे तक याद नहीं है। राजस्थान के सिरोही जिले के रेवतर विधानसभा सीट पर टिकट मांग रहे बीजेपी के उम्मीदवार को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनके बैनर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जगह विधानसभा के अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता सीपी जोशी की तस्वीर लगाई गई। पार्टी के बूथ स्तर पर अभियान के तहत बैनर एक ऑटो रिक्शा में प्रदर्शित किया गया, उसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है दोस्तों। यानी प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीपी जोशी की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन सीपी जोशी बीजेपी वाले सीपी जोशी नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी के सीपी जोशी है। इसके बाद लोगों ने सवाल पूछा है कि जो व्यक्ति बीजेपी की ओर से टिकट की दावेदारी कर रहा है उसे ये भी नहीं पता कि उनके पार्टी का राज्य के अंदर कौन प्रदेश अध्यक्ष है और उसकी तस्वीर क्या है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तस्वीर लगाकर वोट मांग रहे हैं बीजेपी के भावी उम्मीदवार। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा। क्या बीजेपी में ये गुटबाजी के संकेत राजस्थान के अंदर नहीं है कि अपने उम्मीदवारों को ही बीजेपी के जो हो सकते हैं उन्हें ये नहीं पता कि उनका नेता कौन है। साथ साथ शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिक के सामने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिस पर कई तरीके के सवाल खड़े हुए हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आजकल इशारों में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी की सरकार बनने पर उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की
दावेदारी ठोक दी है। शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी बहुल्य क्षेत्र डिंडोरी जिले के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, फिर से बीजेपी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। इस दौरान पब्लिक ने उनकी सभी बातों का जोरदार समर्थन किया है। बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जनता से पूछकर कहीं न कहीं इन वीडियो के माध्यम से अपने केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 लिस्ट बीजेपी जारी कर चुकी है, जिसमें कई सारे बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम सामने आ गया है। लेकिन मुख्यमंत्री किस सीट से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, इसे लेकर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है दोस्तों। और मुख्यमंत्री अब खुलकर जनता से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आप लोग इस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं, और इस बीच बीएसपी के पूर्व नेता इमरान मसूद ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। इमरान मसूद ने शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातीय आधारित जनगणना कराएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता मौजूद रहे। इस बैठक के बाद गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि राजस्थान सरकार भी बिहार के तर्ज पर एक जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएगी। उनका कहना है कि राहुल गांधी की जाति सर्वेक्षण और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी की अवधारणा को राज्य में आगे बढ़ाया जाएगा। साथ साथ दोस्तों मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोल उनके पहले अपने ही नेताओं ने खोली है, और अब गवर्नर की ओर से बीजेपी की पोल खोली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में कुकी और मैतेई के बीच में हिंसा को 5 महीने हो गए हैं। 175 लोग मारे गए हैं, 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं, 32 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मणिपुर के हालात पर न्यूज चैनल से बात करते हुए गवर्नर की ओर से कुछ टिप्पणियां सामने आई है। गवर्नर साहिबा से जब ये सवाल पूछा गया कि हिंसा के दौरान सीएम बीरेंद्र सिंह को जो भूमिका निभानी चाहिए थी क्या उन्होंने निभाई है, इस पर जवाब देते हुए गवर्नर साहिबा ने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, कुछ कहूंगी तो विवाद हो जाएगा। यानी दोस्तों गवर्नर इस बात को कहने से हिचकिचा रहा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल है। आप लोग जानते हैं कि बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर पर हमेशा आरोप लगता आया है कि वो भाजपा की केंद्र सरकार और बीजेपी की विचारधारा के दबाव में काम करते हैं, और ऐसे में ये कहना गवर्नर के द्वारा कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो विवाद हो जाएगा, स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि मुख्यमंत्री से गवर्नर नाराज है। दरअसल इसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा गया कि राज्य के अंदर 2 हिस्सा बट गया है। जमीन पर हालात ये है कि अगर कोई कुकी विधायक आपसे मिलने राजभवन आना चाहे तो नहीं आ सकता, आप कैसे उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, कुकी विधायक फिलहाल इम्फाल घाटी में नहीं आ सकते, लेकिन मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। मैंने दिल्ली में उनसे मुलाकात की है, फोन पर भी उनसे बातचीत करती रहती हूँ। मणिपुर में विपक्षी दलों के नेता आ रहे हैं, मैं उनसे भी मुलाकात कर रही हूँ। गवर्नर साहिबा के द्वारा ये बात भी स्वीकार की गई है कि हालात ऐसे हैं कि कुकी समाज के विधायक गवर्नर से आकर मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इस तरीके के फेलियर के बारे में आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही थी कि दोनों के बीच में आपस में विवाद है। दरअसल न्यूज चैनल ने अशोक गहलोत के एक बयान को कोट करते हुए बताया था कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है, जबकि उनका ओरिजिनल बयान अगर आप सुनेंगे तो दूर दूर तक उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे पार्टी में फूट पड़े, बल्कि उन्होंने सचिन पायलट की तारीफ की है। और उन लोगों के लिए एक और बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ में अपनी तस्वीर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ भी की है। अशोक गहलोत ने इसके बाद तस्वीरें शेयर की है जिसमें दोनों नेता दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत खुद भी हैं और सचिन पायलट की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। दोनों नेताओं के बीच में आपस में कुछ भी नहीं है, बल्कि एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद मीडिया में ऐसा लगता है कि किसी ने एक टास्क दे रखा है कि उनको जैसे तैसे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में फूट दिखाना है। साथ साथ मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पद का पता काटा तो शिवराज सिंह चौहान अब प्रधानमंत्री मोदी को हटाने का बिगुल फूंक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने मध्य प्रदेश का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। शिवराज जी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी को ही क्या प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सवाल पूछकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दे दी है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बिहार में एनडीए गठबंधन को एक और तगड़ा झटका लग सकता है। हाल फिलहाल के अंदर एनडीए गठबंधन की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बीजेपी से अलविदा टाटा बाय बाय कहा है, जिसमें तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक एआईएडीएमके पार्टी ने बीजेपी से अलग होने का ऐलान किया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण ने ऐलान किया कि वो एनडीए से अलग हो रहे हैं और अपनी नई गठबंधन बना रहे हैं। और एक और जानकारी अब बिहार से सामने आई है, जीतन राम मांझी एनडीए से नाता तोड़ सके हैं। नीतीश कुमार लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। चिराग पासवान, जनक राम और जीतन राम मांझी को सामने लाकर बीजेपी दलित वोटों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जीतन राम मांझी का फिर से नीतीश कुमार के पक्ष में जाने का एक बड़ा कारण है जातीय जनगणना। इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि मुसहर समाज की आबादी लगभग 3%
है। जीतन राम मांझी इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी ने जनक राम को आगे किया है। जनक राम, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के आधार पर बीजेपी 20% के आसपास वोट शेयर इकट्ठा करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट ये बताता है कि सोशल इंजीनियरिंग को लेकर नीतीश कुमार बड़ी तैयारी कर रहे हैं और अब जीतन राम मांझी को भी बड़ा मौका दिया जा सकता है, साथ में लाया जा सकता है। साथ साथ मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की डीएमके सरकार जल्द ऐलान कर सकती है कि बिहार के आधार पर जातीय जनगणना तमिलनाडु में भी कराया जाएगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी भी तमिलनाडु में जातीय जनगणना की मांग कर रही है। यूपीए गठबंधन की पार्टियां तो लगातार कर ही रही है। साथ साथ अखिलेश यादव ने देवरिया कांड मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार को हिदायत दी है। दोस्तों, अखिलेश यादव से की ओर से किए गए ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि देवरिया कांड में अगर किसी भी पक्ष के साथ अन्याय हुआ तो ये भी एक अपराध होगा। शासन प्रशासन का दायित्व है कि वो वातावरण को तनाव मुक्त करे व रखे। ऐसा भी कोई काम न करे जिससे माहौल बिगड़े। शांति की कोशिश का अंत किसी की हत्या या हत्या का प्रतिकार नहीं हो सकता और न ही ऐसी वारदातें किसी भी सत्ता के लिए सियासी फायदा उठाने का मौका होना चाहिए। यानी अखिलेश यादव की ओर से योगी सरकार को हिदायत दी गई है। दोस्तों, साथ बीजेपी नेतृत्व सत्ता विरोधी माहौल की काट और जिताऊ माहौल बनाने के लिए जहां पर एक और कई सारे सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं, तो अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में उलटफेर कर सकती है, यानी विधायकों को सांसदी का टिकट दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी केंद्रीय और राज्य की राजनीति के कई स्तरों पर अदला बदली की जा सकती है। कई चेहरों को चुनावी राजनीति की जगह दूसरी भूमिकाओं में लाया जा सकता है। भाजपा में दूसरे दलों से और समाज के विभिन्न वर्गों से आने वाले अहम नेताओं को बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़वा सकती है, यानी राज्यों में जमे हुए छत्रपों को बीजेपी मौका दे सकती है चुनाव लड़ने के लिए। सूत्रों के अनुसार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी लोकसभा की रणनीति का खाका तैयार करेगी। इसमें कई बड़े नेता हैं जो लोकसभा की चुनाव की राजनीति से दूरी बनाएंगे। इनको इस बार चुनाव लड़वाया नहीं जाएगा और कई सारे अलग नेताओं को इस बार मैदान में उतारा जा सकता है। जो विधायक है जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है, बीजेपी उनको लोकसभा का टिकट दे सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कब किसी सांसद को विधायक बनवा दे और किसी विधायक को सांसद बना दे कुछ पता ही नहीं चलता है। साथ साथ अजीत पवार जल्द बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। एनसीपी कोटे के मंत्री ने यह दावा किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अतराम ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अजीत दादा जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए धर्मराव बाबा अतराम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि 5 साल के बाद क्या होगा, लेकिन अजीत दादा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दरअसल अतराम का ये बयान राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद आया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो उन्हें 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं छिड़ गई है। फडणवीस के बयान का मतलब यह है कि अजीत दादा अगले चुनाव के बाद या उससे पहले भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश करेंगे ताकि मुख्यमंत्री अजीत दादा को बनाया जा सके। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक मंजे हुए नेता है और इस तरीके की टिप्पणी कर कहीं न कहीं वो एनसीपी गुट अजीत पवार के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अजीत पवार मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ताकि पवार गुट के नेता सही से चुनाव लड़े और एनसीपी अजीत पवार गुट को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इन बयानों को क्या समझ चुका है अजीत पवार गुट, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार ने आनन फानन में अब मोबाइल रसोई सेंटर्स बनाए हैं, जिसके माध्यम से गरीबों तक खाना 5 रुपए में पहुंचाया जाएगा। ट्रक में रसोई का पूरा सिस्टम बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन करते हुए बड़ी बड़ी बातें की है। हालांकि मुख्यमंत्री साहब को यह बताना चाहिए कि इतने सालों की सरकार उन्होंने चलाई है, अभी तक उन्होंने इस योजना को लागू क्यों नहीं किया था, अचानक से उनको कैसे याद आ गया है, क्या यह चुनावी जुमला ही है। साथ साथ दोस्तों, जेपी नड्डा के खिलाफ राजस्थान में परिवाद दिया जा चुका है। 11 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और IT सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ जोधपुर कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज किया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी को रावण बताए जाने पर यह परिवाद दर्ज कराया है। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नंबर 1 में दायर इस परिवाद पर 11 अक्टूबर को सुनवाई की इजाजत दे दी है। परिवाद दर्ज कराने वाले कांग्रेस पार्टी के विधि विभाग के जिला अध्यक्ष और एडवोकेट दिनेश जोशी का आरोप है कि बीजेपी के एक्स अकाउंट ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी की छवि धूमिल करने के लिए पोस्ट किया गया है। साथ साथ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को क्या दिल्ली के अंदर बड़ी सफलता मिलेगी या फिर कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी? इस सर्वे में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 2014-19 की तरह 24 में भी सातों की सातों सीटें दिल्ली में मिलेगी और 52% वोट शेयर रहेगा। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, या आप लोग की कोई और राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो इस तरीके के नतीजे भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर दोनों एक साथ मिलकर दिल्ली में कम से कम चुनाव लड़े तो स्थिति पलट सकती है। इस सर्वे में जो आंकड़े बताए गए हैं उस आंकड़े को इस कंडीशन पर लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। साथ साथ 75 साल में कोई गांधी नहीं हुआ। बीजेपी
ने 10 साल में कई गोडसे तैयार कर दिए। महबूबा मुफ्ती की इस बयान पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ साध्वी निरंजन बोली, बंगाल का मनरेगा फंड कभी नहीं रोका, टीएमसी नेताओं से जल्द मिलने को हूँ तैयार, लेकिन वे सिर्फ नाटक कर रहे थे। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने पश्चिम बंगाल का मनरेगा फंड रोकने को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी बंगाल का बकाया मनरेगा फंड नहीं रोका, पिछली 9 सालों के आंकड़े से ये साबित हो गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जिलों में मनरेगा फंड का दुरुपयोग होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता दिल्ली में आकर धरना दे रहे हैं, मैं उनसे मिलने को तैयार थी, लेकिन वो फिर नाटक करने लगे। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि जब तक राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुलाकात नहीं करेंगे, धरना जारी रहेगा। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और उसके बाद अब पश्चिम बंगाल के अंदर भी प्रदर्शन जारी है। साथ साथ दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस प्रकाश डी नाइक का कहना है कि मीडिया के बारे में लोगों की धारणा बन गई है कि वह मामलों को प्रचारित करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इतना ही नहीं, किसी केस में कोर्ट में पहुंचने से पहले ही फैसला भी दे देते हैं, लेकिन कोई भी जज मीडिया में प्रभावित नहीं होता। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस नाइक शनिवार को 7 अक्टूबर को गोवा के मडगांव के जीआर कॉलेज ऑफ लॉ में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बातें कही है। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के पोर्टल के एडिटर प्रबीर पुरकास्ते और एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और संघाई में रहने वाले बिजनेसमैन पर यूएपीए के तहत 120 बी और 153 ए के तहत मामला दर्ज किया है दोस्तों, यानी गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। संसद राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में आवंटित टाइप 7 सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में पहले कहा था कि इनको बंगला खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। उस फैसले को वापस ले लिया गया है। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगले में रहने का विशेष अधिकार दिया गया था, वे बंगले में रहने का अधिकार का दावा नहीं कर सकते। राज्यसभा सचिव ने 3 मार्च को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करते हुए बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। इस पर राघव चड्ढा की ओर से टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि बीजेपी के दबाव में ये पूरी घटनाएं की गई है। सांसद आरएसएस के नेता गुलवालकर के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने 20 नवंबर को तलब किया है। ठाणे के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता माधव सदाशिव राव गोलवालकर के खिलाफ कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी के सांसद दिग्विजय सिंह को समन जारी किया है। ऐसा दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने कह दिया है कि अगर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हरियाणा में जारी रहेगा 2024 के अंदर भी, तो वो बीजेपी से अलविदा टाटा बाय बाय कह देंगे। तो इस पर अब बीजेपी के नेता धनखड़ बोले, कहा उन्हें अपनी सीट की दिक्कत इसलिए जेजेपी से गठबंधन तोड़ने या बीजेपी छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी के सीनियर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक सभा को संबोधित करते हुए इशारों में बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा था। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा उत्तर प्रदेश में अन्याय चरम सीमा पर पहुंच गया है, सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ इस सरकार में मिल रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी वॉर रूम राजस्थान घूमने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ में पार्टी के नेता डोटासरा, रंधावा और पायलट सभी ने एक साथ बैठकर आगे की रणनीति तैयार की है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर एक नई रणनीति के साथ सामने आ रही है। एकजुटता तो स्पष्ट देखने को मिल रहा है और किस तरीके से अपनी पॉलिसी को जनता के बीच पहुंचाना है, इसे लेकर जो स्ट्रेटजी है वो भी ठीक तरीके से चल रहा है। अब केवल चुनाव की घोषणा का इंतजार है, इसके बाद टिकट का ऐलान होगा और ताबड़तोड़ रैलियां रोड शो शुरू कर दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने शनिवार को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि दोनों पार्टियों की ओर से तरह तरह के लुभावने वादे किए जाने से चुनावी माहौल प्रभावित हो रहा है। मायावती ने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट करते हुए ये टिप्पणी की है। उनका कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी का नया चुनावी सगुफा है। क्या आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी की किसी भी सरकार ने इस पूरे वादे को करने का प्रयास किया? क्या कभी भी इस योजना को लागू करने की बात की गई? कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी एक नया सगुफा छोड़ रही है। मायावती की इस बात पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उदयपुर में प्रधानमंत्री मोदी के सभा के दौरान दिए गए बयान की आलोचना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फेंके जाल में प्रधानमंत्री फंस गए हैं, ये जानकारी पवन खेड़ा ने दी है। उन्होंने कहा कि आपकी योजनाएं अच्छी है, बंद नहीं होगी। कांग्रेस पूछना चाहती है जब योजनाएं अच्छी है तो आपकी क्या जरूरत है, हम आ जाएंगे वापस। खेड़ा ने ये कहा कि वे सीएम अशोक गहलोत के फेंके जाल में फंस गए हैं। खेड़ा सावलिया सेठ में हुई बीजेपी की सभा पर कटाक्ष करते हुए बोले, कहा सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो योजनाएं बंद कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इसी को डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि योजना बंद नहीं की जाएगी और अगर योजना बंद नहीं की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी इन योजनाओं को जैसे लागू कर रही है वैसे ही लागू करेगी, जनता को कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी ये क्यों कह रही है कि वो इस योजना को बंद नहीं करेंगे, उनकी सरकार आनी चाहिए? ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है। साथ साथ दोस्तों, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की ओर से
एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक झूले पर झूलते नजर आ रहे हैं। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस न्यूज क्लिक केस में चीनी कंपनी को कानूनी मदद देने के लिए आतंकी अपराध बता रही है। मोदी जी ने तो चीनी कंपनियों से करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री के फंड में लिए और बीजेपी ने तो बैन हुए चीनी कंपनियों के ऐप्स को अपना चुनावी प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। साबरमती के तट पर किसको झूला झुला रहे हैं, ये सवाल पूछा गया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।